जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। आपके पेपर का नाम क्या है? एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा सर जी, ये जो क्लास है ये किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो मैं सभी यूनिवर्सिटी के नाम बताने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले आप ये देख लीजिए, ये जो क्लास है सॉल्वेड मॉडल पेपर है जो आपका 2024 एग्जाम के लिए, 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्लास 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। 2020 में ही आपका नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। अब नीचे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 110 एमसीक्यू। बस मैंने गिनती के इसमें 110 प्रश्न रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती के 110 प्रश्न रखे हैं, और प्रश्नों के आगे मैंने नंबर भी लिख रखे हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। पूरे 110 एमसीक्यूस आपको मिलेंगे। बाकी बच्चे जो हमसे जुड़े हैं पहले से ही, उनको पता होगा कि बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपका जो पढ़ाया जाता है उसमें आपको नोट्स भी बताया जाता है प्रश्नों के साथ, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न होते हैं, जो नोट्स आपको बताए जाते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस नोट्स से भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 110 से भी प्रश्नों से ज़्यादा है, यानी गिनती के 110 प्रश्न है, लेकिन अगर आपको नोट्स मिला दिया जाए तो 200-300 प्रश्नों से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यह किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पहली बात आप ये सुन लीजिए कि इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, यानी 29, ठीक है? 29 नवंबर को आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड सेमेस्टर भूगोल का पेपर होने वाला है। तो जो भी बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी छात्र-छात्राएँ हैं, 29 नवंबर को जिनका एग्ज़ाम है, आप सभी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक बच्चे के पास ये मॉडल पेपर सेंड कर दीजिएगा। मैंने जो आपके इकोनॉमिक्स के क्लास कराए थे, उसमें बच्चे आपके आके कह रहे थे कि सर आपने जो पढ़ाया था वही आया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालाँकि ज़्यादा लोगों ने उस क्लास को देखा नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर के 300 लोगों ने देखा था, और जो थर्ड सेमेस्टर का था उसको लगभग 800 लोगों ने देखा था, और इतने कम लोगों में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के, आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पर इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो इनका पेपर कोड है GEO 201, ठीक है। और इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी है, और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी है, इससे अफिलिएटेड कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इससे अफिलिएटेड भी कॉलेज होंगे, यानी इससे संबंधित दूसरा कोई कॉलेज होगा, तो भी ये पूरे यूनिवर्सिटी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी भूगोल के, ठीक है। चले, अब इसमें माइनर के भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, बीयू झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है। जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आज की क्लास, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, और लाइक मोस्टली करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक रहेगा इस क्लास पर यूट्यूब उतना ज़्यादा रिकमेंड करता है, यानी बाकी बच्चों के पास भेजता है। यूट्यूब पर लाइक का और कोई मतलब ही नहीं होता, केवल एक ही मतलब निकलता है, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंड करेगा, यानी भेजेगा। तो यूट्यूब भी भेजेगा, तो आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिक भेजेगा, और आप लोग भी इसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलें टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व दोस्तों नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इससे संबंधित मैं आपको की पॉइंट्स देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, आपके डाउट भी क्लियर होंगे, और आपके एग्जाम में भी इससे कई सारे प्रश्न बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा, पूछता है कि नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है,
यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछता है तो ध्यान रखिएगा 3728 वर्ग किलोमीटर है। यह 5 जिलों में फैला है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। इनमें से जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, इनमें से किस राज्य में इसमें से किस जिले में, आंध्र प्रदेश के इसमें से किस जिले में नहीं टच करता है या फिर नहीं फैला हुआ है? इस तरह से आपके नेगेटिव प्रश्न में पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, जो नागार्जुन सागर परियोजना है या फिर नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, यह आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में फैला है। कुर्नूल जिला है, प्रकाशम जिला है, गुंटूर जिला है, नलगोंडा जिला है और महबूबनगर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यह नल्लामाला वन क्षेत्र के अंतर्गत अंदर स्थित है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इस रिजर्व को साल 1978 में अधिसूचित किया गया था। साल 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था, ठीक है। ये बात छोटी छोटी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। साल 1992 साल 1992 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। इस रिजर्व के श्रीशैलम के जलाशय और मंदिर कई पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख आकर्षक हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछेगा नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम कब चेंज किया गया था? 1992 में। नाम चेंज कर करके क्या रखा गया था? तो राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य रखा गया था, ठीक है। और ये जो नोट्स है बिल्कुल फ्री में है, आपको एक भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में मैं देता हूँ। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा। ये सारे सब फ्री में है, एक भी पैसा नहीं देना है। तो देखिए, जो फ्री में होता है उसको ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जो बच्चे वैल्यू देते हैं इसे डाउनलोड जरूर करेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके कॉलेज से संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, किस वेद में विभिन्न रोगों के वनस्पतियों द्वारा उपचार के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? बताइए। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में वनस्पतियों द्वारा उपचार के बारे में बताया गया है। जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उसके बारे में बताया गया है अथर्ववेद में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, चिपको आंदोलन का संबंध है, तो आप सभी लोग जानते हैं, वन संरक्षण से, यानी जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। जो लोग जंगलों को काट रहे थे, तो इसको चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तराखंड में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है इसमें आपका, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सर जी, ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं? चलिए, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो ही, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वायुमंडल के ये मुख्य घटक हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे नोट पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। एक भी पैसा नहीं देना है। निम्न में से कौन सा वैश्विक तापन का परिणाम है? तो देखें, ग्लेशियर पिघलना, समुद्री जल के स्तर में वृद्धि, समुद्र तटीय क्षेत्रों का डूबना, ये सभी क्या है? वैश्विक तापन का परिणाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चले, अगला प्रश्न इसमें क्या है, मैंने और सारे क्लासेस भी कराए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो जब आप क्लासेस देखेंगे, मेरी मेहनत देखेंगे, तब आपको लगेगा हाँ, बीए सेमेस्टर वाला हम लोगों के लिए मेहनत करता है। तो आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। चले, छठा प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी होती है? तो सीएफसी गैस, ठीक है, सीएफसी, ठीक है। सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, ओजोन परत के क्षरण के लिए, यानी ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए सीएफसी गैस जिम्मेदार होती है, ठीक है। चलें, यहाँ आप लोग देखिएगा, आपको आपके डाउट क्लियर होंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैस सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। सीएफसी का इस्तेमाल 1980 के दशक तक रेफ्रिजरेटर में किया जाता था, ठीक है। हाइलोजन, मिथाइल क्लोरोफार्म,
कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि ये भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, क्लोरोफ्लोरो नहीं देगा तो हो सकता है आपका टेट्राक्लोराइड दे दे, या फिर मिथाइल क्लोरोफार्म दे दे, या फिर हाइड्रोजन दे दे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है, एकदम गहराई से आपको बताया जाएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए वियना में साल 1985 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण के लिए आपका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वियना में। कब किया गया था? 1985 में। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी 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 की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न, आईपीसीसी का फुल फॉर्म भी पूछता है तो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है? तो देखें, तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि और समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ये सभी क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है आपका, भोपाल गैस त्रासदी के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो आप सब लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, लेकिन केवल बहुत से बच्चे हैं, 90% बच्चे केवल इतना ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको अवगत करा दूंगा जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इससे जो बनने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, अच्छा पूछता है, ये जो घटना हुई थी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल के कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुई थी। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कब हुआ था ये घटना? 2 दिसंबर 1984 को। कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल में। आगे देखिए, इस गैस रिसाव से 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और आपके इसमें कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 6 लाख से ज़्यादा मजदूरों को इसका असर हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, अच्छा इस गैस का इस्तेमाल कीटनाशक बनाने में किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग किस में किया जाता है? कीटनाशक बनाने में। ठीक है, इस घटना को दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा माना जाता है। इसी के वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे भीषण औद्योगिक आपदा माना जाता है। ठीक है, ये इसीलिए पूरी दुनिया में और पूरे भारत में और जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में ये ज़्यादा हाईलाइट रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता है क्षति को कम करना, यानी जो हानि होती है उसको कम करना, पीड़ितों की रक्षा करना, पुनर्निर्माण करना, ये सभी आपदा प्रबंधन के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सर्वाधिक प्रभावी जल प्रदूषक है, यानी सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण है किससे फैलता है? कीटनाशक से, अपमार्जक माने साबुन से, जो साबुन होता है कपड़ा धोने का, नहाने का, बर्तन धोने का अलग होता है। ठीक है, तो साबुन से, या फिर अपशिष्ट, अपशिष्ट यानी जो जो उद्योग होते हैं जैसे चीनी मिल हो गया, शराब मिल हो गया, इन सभी से जो गंदे जल निकलते हैं इनसे। तो आप कहेंगे सर औद्योगिक से, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलें अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है आपके। तो भारत के किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यह भारत के असम में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई, कब की गई थी? तो 30 जून को। ठीक है सर जी, 30 जून, तो सन बताइए। 30 जून सन 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई थी। ठीक है, डेट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डेट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि आप थर्ड सेमेस्टर में डेट तो नहीं देता है, लेकिन जब आप लास्ट ईयर में जाएंगे जैसे 5th और 6th सेमेस्टर में, तो साथ साथ में डेट भी मिलता जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, पहले से ही आदत बनाई रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, चले निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो देखें, जो आपका भूमध्यरेखीय वर्षा वन है इसको भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इस तरह से जो मैं घेरा बनाता हूँ इस तरह से, इससे आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, कि भूमध्यरेखीय वर्षा वन भूमंडलीय कार्बन सिंक।
ठीक है, इतना तो आप ज़रूर रिलेट कर लेंगे। चलिए, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ बच्चे काम करते हैं और जब परीक्षा आता है तब पढ़ते हैं, तो इसीलिए ऐसे पढ़ाया जाता है कि ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है? चलें, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित किए गए मिशनों की कुल संख्या है। तो मिशनों की कुल संख्या होती है 8, सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में जो 8 मिशन होते हैं, उस 8 मिशन के नाम क्या हैं? बिल्कुल बताएँगे, ध्यान से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी एपीसीसी में 8 मिशन हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, तीसरा है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, चौथा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, पाँचवा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है? और छठवां है आपका सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है? भारत सरकार ने 30 जून 2008 को एनएपीसीसी की शुरू की थी, ठीक है? ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपका? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी का मुख्यालय है, कहाँ है? तो यह मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये ऑप्शन आपका राइट है। जिनेवा नहीं लिख करके देता है तो स्विट्जरलैंड लिख करके देता है, ठीक है? तो जो एग्जामिनर होते हैं बहुत होशियार होते हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे। चले, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धान के खेतों में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी से और जो फसल होती है जिसमें दाने होते हैं, ठीक है, वो ये दोनों मिल करके आपका मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। और जो उसमें छोटे छोटे जो जीव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस वजह से भी मीथेन गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है धान की खेत से, ठीक है? सर जी, गेहूं में क्यों नहीं होती है? क्योंकि गेहूं में देखें आपके पानी में वो फसल नहीं होती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। गेहूं और धान में अंतर भी है। चलिए, ये प्रश्न मैंने बताया कि नहीं? ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध निर्मित किया गया है? टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इसे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। चले, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, ये दोनों प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी। परमाणु विस्फोट मनुष्य करते हैं, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है परमाणु विस्फोट, जो अमेरिका ने किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है? गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया? गंगा एक्शन प्लान 1986 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। 1985 भी आपके ऑप्शन में कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलें, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रश्न तो लगातार हमेशा आता है हर यूनिवर्सिटी में। तो 5 जून को आप सभी लोग जानते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई है? तो देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन की मूल इकाई होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र होती है, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? मिट्टी बचाओ आंदोलन, ठीक है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए इसके बारे में भी जान लीजिए। देखें, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1977 में हुई थी। यह आंदोलन तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है? चले, अगला प्रश्न है आपका, आईपीसीसी शब्द का विस्तार करें। यानी आईपीसीसी इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म केवल हिंदी में दिया था, इसके मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि हमारे बच्चे कंफ्यूज ना हो, एकदम शानदार तरीके से आ जाए तो एकदम फटाक से लिख दें, ठीक है? फटाक से गोला मार दें। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अध्ययन अंतर, ठीक है, ये आईपीसीसी का हिंदी में फुल फॉर्म होता है। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, आईपीसीसी स्टैंड फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? ध्यान रखेंगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंग्लिश में हो गया और ये आपका हिंदी में हो गया, ठीक है? चाहे जैसे भी पूछेगा, हमारा उत्तर अब गलत नहीं होगा।
चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 नंबर प्रश्न का। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पूछा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हीट, गर्मी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से होता है। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी इसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला कार्बन मुक्त राज्य बना? तो देखिए जो आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पहला कार्बन मुक्त राज्य बना हमारे प्यारे देश भारत में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? भविष्य में निम्नलिखित में से किससे बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना है? तो जनसंख्या वृद्धि से, शहरीकरण से और जलवायु परिवर्तन, ये सभी से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवात को संदर्भित करने के लिए किस नाम का उपयोग किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसी नाम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सिस्मोग्राफ का उपयोग इसके लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उच्च क्षेत्र से निचले क्षेत्र में मिट्टी के पदार्थों की गति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूस्खलन, लैंडस्लाइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, परमाणु बमों का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था जिससे लाखों लोगों की मौत हुई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। और इसका डेट कितना है? 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर। ठीक है, फैटमैन हिरोशिमा पर गिराया गया था और लिटिल बॉय नागासाकी पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें अगला प्रश्न इसमें क्या है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 1973 में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनते हैं? तो ये वायु प्रदूषण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो महासागर, समुंदर जो होता है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2004। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ये जो विविधता है, ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा, यह अवधारणा नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किस सन में दी थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा ब्रिटिश पारिस्थितिकी विद नॉर्मन मायर्स ने दी थी। उन्होंने साल 1988 में इसका पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो देखिए जंतु और वनस्पति ये दोनों पर्यावरण के पारिस्थितिकी का जैविक घटक हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी के जैविक घटक। सर जी दोनों क्यों बता रहे हैं? दोनों हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें राइट आंसर आपका जंतु होगा। ठीक है, चले बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है आपका? 38 नंबर प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है? मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है? तो फसल आवर्तन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, ज्वालामुखियों में से निकलने वाले सर्वाधिक मात्रा में गैस हैं? तो ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि ये सभी निकलता है, लेकिन कुछ मात्रा में 1%। ठीक है, अच्छा सर जी इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी लोग। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली
गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ध्यान से देखेंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में 99% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प का होता है। किसका होता है? जल वाष्प का, ठीक है। बाकी 1% हिस्से में मीथेन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अन्य छोटी गैसें होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सरदार सरोवर बांध स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया भैया इसको? सरदार सरोवर बांध को कहाँ स्थापित किया गया? बिल्कुल नर्मदा नदी पर। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। देखें, निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? देखें, जो खनिज है, झील है और मिट्टी है, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, लेकिन मानव बस्ती क्या है? भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। मानव बस्ती क्या है? ध्यान रखेंगे, ये सभी मानव निर्मित होते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं ओडम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 43 है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, ठीक है। उन्होंने साल 1866 में अपनी किताब जनरल मार्पोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ध्यान रखेंगे पुस्तक का नाम भी और सन भी। आगे देखेंगे, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओकोलॉजी से लिया गया है। इसमें ओइकोस का मतलब है घर और लोगों का मतलब है अध्ययन, यानी इकोलॉजी शब्द का मतलब है घर का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा प्रवाह का कौन सा रूप सही क्रम है? तो पहले सूर्य होगा, ठीक है, ठीक है, सूर्य होगा, ये दोनों गलत हो गया आपका। दूसरे पे पौधे होते हैं, तीसरे पे जंतु होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले, सूर्य, पौधे और जंतु, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसे नीचे लाता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य, और यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। ये हो गया आपका पौधा, ठीक है। इसके नीचे कौन है भैया? इसके नीचे है आदमी, ठीक है, ये हो गया आदमी। यानी अब आपको समझ में आ गया, सूर्य, पौधा और जंतु यानी आदमी। आदमी भी जंतु में ही आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सूर्य, पौधे और आदमी या फिर जंतु, ध्यान रखेंगे। अब आपको याद हो जाएगा ये डायग्राम, अब भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का कौन सा रूप सही क्रम है? तो ऊर्जा प्रवाह इसी तरह से होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोटोन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा? तो इस शब्द को गढ़ने वाले एजी टांसले हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में जान लीजिए भैया, प्रश्न पूछा जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द टांसले द्वारा 1935 में गढ़ा गया था, लेकिन इससे पहले बायोकेनोसिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, अब मजा आ गया। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का पहले क्या इस्तेमाल होता था? पारिस्थितिकी तंत्र के जगह बायोकेनोसिस, ठीक है। और पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल टांसले महोदय ने कब किया था? 1935, 1935 में। अगला प्रश्न क्या है इसमें, निम्न में से किस प्रक्रम में खाद्य श्रृंखला आरंभ होती है? तो जो खाद्य श्रृंखला है ये प्रकाश संश्लेषण से आरंभ होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है, अभी मैंने डायग्राम बना के समझाया है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी नवकरणीय स्रोत हैं। पेट्रोल आपका नवकरणीय स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, निम्न में से कौन संपोषित विकास की प्राथमिकता में सम्मिलित है? संपोषित विकास की प्राथमिकता में कौन सम्मिलित है? तो जैव विविधता का संरक्षण सम्मिलित है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग
और प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह का प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, आपका मैंने सिलेबस भी कराया है, ठीक है। सिलेबस भी आप लोग अपना देख सकते हैं और मैंने क्लासेस भी कराई हैं। जितनी क्लासेस कराई हैं, क्वेश्चन पेपर कराए हैं, सारे इसमें मैंने आपके दिए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये सारे क्लासेस मैंने कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जरूर देखिएगा। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से क्लास हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर जरूर देख करके जाइएगा, आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। जियोग्राफी का बीए थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, तो जरूर इसको देख लीजिएगा, बहुत ही लाभदायक होगा। बाकी सारे मॉडल पेपर देख लीजिएगा, सभी में आपके मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बार बार एक ही मॉडल पेपर में बताएंगे, सब में अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा प्ले में। चले आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। ये स्टेटमेंट हैकल का है, अर्नेस्ट हैकल का। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 51 है आपका, देखें। संकटापन्न प्रजातियों की रेड डाटा बुक किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। तो यह जारी की जाती है IUCN। कौन? IUCN, इसके द्वारा संकटापन्न प्रजाति यानी जो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, उसका रिपोर्ट IUCN जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है कि ये प्रजाति भैया विलुप्त होने वाला है, गायब होने वाला है धरती पर से, ठीक है। चलें अब यहाँ देखिएगा, संकटापन्न प्रजातियों की रेड डाटा बुक को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रकाशित करता है। यह एक पुस्तक है जिसमें दुनिया की संकटापन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी होती है। IUCN ने साल 1968 में पहली बार रेड डाटा बुक प्रकाशित की थी। आपके एग्जाम में पूछता है कि IUCN ने अपनी पहली बार रेड डाटा बुक को कब प्रकाशित किया था? 1968 में। इसमें संकटापन्न प्रजातियों के प्रकार और उन प्रजातियों का विवरण होता है जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। प्रश्न नंबर अगला आपका क्या है, निम्न में से कौन इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, ठीक है, उदाहरण नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखें जो सीड बैंक होता है, ये यानी बीज बैंक जो होता है, ये सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। बाकी बाघ रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, ये सीटू संरक्षण के उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता संपन्न क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्य कार्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न आपका इसमें है, चले अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किसे जैव विविधता में सम्मिलित किया जाता है? वनस्पति को, सूक्ष्म जीवाणुओं को, जंतु को, या फिर सभी को? जैव विविधता में, ठीक है, इकोसिस्टम में, ठीक है, जैव विविधता में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो जैव विविधता में इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, जंतु, सूक्ष्म जीवाणु और वनस्पति, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए। प्रश्न नंबर 56 आपका क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था सन 1972 में, 1972। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉरी इसमें आप लोग देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 12 अगस्त 1972 को पारित किया गया था और 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। ये दोनों डेट याद रखिएगा, क्योंकि पारित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट होते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है। पूछेगा भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता जो राष्ट्रीय जैव विविधता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा आप लोग,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। एनबीए की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2003। एनबीए का फुल फॉर्म क्या है? जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है। चले अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, पर्यावरणीय संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का प्रसार होना चाहिए, यानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जंगल होगा तब प्रदूषण नहीं होगा। तो सीधे सीधे इस प्रश्न का मतलब यही है, ठीक है। तो 33%, ठीक है, 33% अगर 33% भूमि पर जंगल है या फिर वन है तो पर्यावरण संतुलन रहेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए देखें, मैं चाहता हूँ एकदम सरल से सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 क्या है? ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे? पोषणीय विकास से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी गैस वर्षा के जल में अम्लीयता का मुख्य कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, परिवहन क्षेत्र से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? परिवहन क्षेत्र से, परिवहन यानी ट्रक, मोटर, गाड़ी, स्कूटर, चारपहिया, दुपहिया, ये क्या है? परिवहन क्षेत्र है। तो इनसे कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 62 का बी ऑप्शन नहीं, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था। हालांकि ऑप्शन में ये टाइपिंग में गलती हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। परिवहन क्षेत्र से निकलने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। CO2 गैस सबसे ज़्यादा परिवहन क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। परिवहन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का ज़्यादातर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड ही है। यह गैस आंतरिक दहन इंजनों में पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के दहन से बनती है। परिवहन क्षेत्र से निकलने वाली कुछ और गैसें जैसे मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O और हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, HFC, ये सभी गैसें भी निकलती हैं। देखिए यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। चलें अगला प्रश्न है आपका इसमें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कैरेबियन सागर क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इसको कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का उपयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, त्वचा कैंसर किन कारणों के त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? ठीक है, यानी जो रेस होती हैं, रेस, ठीक है, जो रेस होती हैं, किन किरणों के कारण त्वचा कैंसर होता है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये कॉमन क्वेश्चन से आप लोग जानते होंगे। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो देखिए जो आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ठीक है, इसको क्या माना जाता है? पर्यावरण स्नेही माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला आपका इसमें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? यानी वाहनों से सबसे कम प्रदूषण किससे फैलता है? CNG से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। CNG का देखिए फुल फॉर्म भी पूछता है, CNG का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसे कहते हैं हिंदी में CNG। CNG का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, CNG का फुल फॉर्म पूछता है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है लग रहा है। ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, यानी CNG को ही, ठीक है, CNG को ही आपका पर्यावरण स्नेही माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है
ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ देखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, दिल्ली या पंजाब? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 72 का। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, और ये क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। दोनों प्रश्न अलग अलग है लेकिन ऐसा लग रहा है देखने में एक ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM 1982 में स्थापित हुई थी। भोपाल मध्य प्रदेश भारत में स्थित वानिकी का एक स्वायत्त प्राकृतिक संस्थान सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। चले अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम करते चलेंगे भैया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको ये डाउट क्लियर होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है। पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है जनसंख्या विस्फोट, वन उन्मूलन, नगरीकरण। वन उन्मूलन है, ठीक है। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। वन उन्मूलन मतलब आप समझ रहे हैं, जंगलों को काटना, ठीक है। चलें अगला प्रश्न क्या है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है, ठीक है। चलिए पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, वन्य विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। विश्व वन्य जीव कोष WWF पूछता है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? विश्व वन्य जीव कोष। इसका प्रतीक क्या है? विशाल पांडा यानी लाल पांडा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चाहे लाल पांडा ऑप्शन में थे चाहे विशाल पांडा, हमारा उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 है आपका, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 80 क्या है, VS4, ठीक है, VS4 ग्रेड तकनीकी का इंजन देना प्रारंभ कब किया? तो 2017 में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए? तो देखिए यदि 45 डिग्री डेसिबल से अधिक है, ठीक है, तो ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, किसकी मापक इकाई डेसिबल है? तो देखें जो साउंड होता है, ठीक है, जो शोर होता है, जो आवाज़ होता है, इसकी मापक डेसिबल होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव यह पड़ता है
कि मृदा अपरदन पर ज़्यादा खतरा होता है, यानी मिट्टी बहाव, जो मिट्टी बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, ध्यान देंगे। प्राकृतिक पूछा है, ठीक है, मानवकृत नहीं पूछा है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण झील है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। खेत, बांध और पार्क ये सभी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक है, यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, तो खेत क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाया गया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 86 क्या है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रवाल भित्ति है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सी ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई, तो इसकी बैठक हुई थी 1994 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1994 में योकोहामा में, 2005 में होगो में और 2015 में सेंडाई में, ठीक है, इन तीनों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में विनाश का चक्रवात कब आया। विनाश का चक्रवात आया था 29 जुलाई 1999 को, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत का प्रथम सुखाई वर्ष किसे कहा जाता है। सुखाई यानी सूखा कब पड़ा था भारत में, तो 1965 में, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रथम सूखा इसे कहते हैं, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखा जाता है। प्राकृतिक आपदा को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो प्राकृतिक खतरे की घटनाओं में 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला भूभौतिकी और दूसरा है जैविक। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आतंकवाद मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न है आपका, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी। प्राकृतिक, मानव जनित, भूमंडलीय। मानव जनित थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 95 क्या है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखें जो आपका मानव सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये तीनों क्या है, मानव जनित आपदा है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में भूकंप आया था 1934 1934 में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पी तरंग कहते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसे अधिकेंद्र कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है सिस्मोग्राफी, सिस्मोलॉजी, सिस्मोहाइट या फिर सभी। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, बिल्कुल सिस्मोलॉजी कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, भूकंप उत्पत्ति से पहले कौन सा गैस। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे ये 100वां प्रश्न है, ठीक है, अभी 10 प्रश्न और बचा है। पूरे गिनती के मैंने 110 प्रश्न रखे थे, और सोचिए मैंने कितने आपको इसमें नोट्स दिए हैं और कितने मैंने ऐसे आपको प्रश्न बता दिए ऊपर ऊपर, ठीक है। तो भूकंप उत्पत्ति से पहले कौन सा गैस निकलता है, यानी भूकंप आने से पहले कौन सा गैस निकलना शुरू हो जाता है, तो आर्यन यानी रेडान गैस निकलना शुरू हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है,
अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप को मापा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप को किससे मापा जाएगा? मर्काल स्केल से नापा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। देखें, भूगर्भ में किस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी पृथ्वी में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उस स्थान को क्या कहा जाएगा? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारी धरती है, इसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर भूकंप आपका उत्पन्न हो रहा है और सीधे यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ सीधे आपके धरती पे आ रहा है, तो इस सेंटर को क्या कहते हैं? इसे भूकंप का केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भूकंपी केंद्र कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? सबसे ज़्यादा हानि होती है दीर्घ पृष्ठीय तरंगों से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? ग्लोब पर दाब कटिबंधी की संख्या कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंधी की संख्या, यानी दाब कटिबंध की संख्या कितनी है ग्लोब पर? बिल्कुल बिल्कुल 7 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब 7 कौन कौन सा है देखिएगा, बड़ा ही अजीबोगरीब बताया गया है। ग्लोब पर वायुदाब की पेटियों या फिर दाब कटिबंधों की जो संख्या 7 है, कैसे? देखिए, भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी ये पहला है, और 2 तरह का उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियां हैं, ठीक है, और 2 तरह की उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां हैं, और 2 तरह की ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां, ठीक है, यानी 2, 4, 2, 6 और 1, 7। चले, इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाएगी? भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है? ओजोन परत पृथ्वी से ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, कितनी है? 5 है, ठीक है। कितनी है? 5 है, 5। बी ऑप्शन राइट है। तो वो 5 कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। और भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी शानदार तरीके से आपको बताया इन सभी के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है? बिल्कुल, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? क्षोभ मंडल से तो 12 से 14 है, ठीक है, 12 से 14 किलोमीटर है। 14 दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 110 का। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बीए सेमेस्टर वाला आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहेगा, दिन रात मेहनत करूंगा मैं, ठीक है। आप लोगों से मैंने जैसा वादा किया था कि आप लोगों को मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। महासंग्राम रिवीजन क्लासेस बाकी है, तो अब महासंग्राम रिवीजन क्लास भी आपकी आनी शुरू हो जाएंगे। लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी कराई जाती है, तो ज़रूर शेयर करिएगा, विजिट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।